नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर के अंदर हम प्रमेय नंबर 1.8 करेंगे और 1.9 करेंगे। 1.8 प्रमेय जो है वो लगभग 1.7 जैसी ही है। एक समीकरण दी गई है और पूछा गया है कि इस समीकरण का जो हल है वो हमारे फील्ड के पास विद्यमान होगा और इकलौता होगा, अद्वितीय होगा। बस फर्क ये है कि पिछली बार योग बीच में था, इस बार गुणन बीच में। बाकी लगभग प्रमेय एक जैसी है। तो प्रमेय नंबर 1.8 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। 1.8 क्या कहती है, ध्यान से सुनिए। ये कहते हैं यदि एफ एक फील्ड है, यदि एफ एक फील्ड है यानी एक क्षेत्र है, यदि एफ एक क्षेत्र है तथा ए और बी दो अवयव है जो कि फील्ड से लिए गए और इस प्रकार से लिए गए हैं कि ए जो है वो जीरो नहीं है, मतलब शून्य नहीं है। तो समीकरण ए एक्स बराबर बी यानी ए और एक्स के बीच में गुणन है, गुणन बराबर बी का अद्वितीय हल, इकलौता हल, अद्वितीय हल x बराबर ए इनवर्स बी विद्यमान होगा। तो मैंने कहा ना पिछली बार जैसा ही है, बस इस बार सिर्फ अंतर ये है कि गुणन दिया गया। पिछली बार जोड़ था a प्लस एक्स बराबर बी। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है ना, कुछ नहीं बदला है। प्रूफ भी वैसा ही चलेगा लगभग। तो दिया गया एफ एक क्षेत्र है। मैं आपसे हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि डिटेल से लिखिए अपने थ्योरम को। सबसे पहले जो गिवन है कंडीशन उनको बताएं कि क्या क्या आपको दिया गया, फिर आप ये बताएं कि आपको क्या सिद्ध करना है, फिर थोड़ा सा अपना फ्रेमवर्क बताएं कि आप क्या करने वाले, बस। और उसके बाद में अपने थ्योरम को स्टार्ट कर दें। बेहतर तरीके से ऐसे ही लिखा जाता है। अगर आप बेटर प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो यही होता है कि कभी प्रमेय को हाथों हाथ स्टार्ट मत कीजिए, पहले डिटेल से अपने प्रमेय की डिटेल बताइए। जैसे दिया है एफ एक क्षेत्र है, पहले अपनी डिटेल बताइए पूरी, तथा जो कह रहा है वो लिखते जाइए। तथा ए और बी एफ में है, ए और एफ से लिए गए हैं, ए जीरो नहीं है, तथा समीकरण ए एक्स बराबर बी ये में दी गई है। समीकरण का नाम एक रख लेते हैं। तो ये हमें दिया गया, सब कुछ लिख दिया, ठीक है। अब सिद्ध करना है कि समीकरण एक का अद्वितीय हल x बराबर ए इनवर्स बी एफ में विद्यमान होगा ना। ये देखो अब कितना बढ़िया तरीके से मैंने लिखा है। इस तरीके से आप दो हिस्सों में पहले पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्या दिया है डिटेल से बताइए, क्या सिद्ध करना है उसको डिटेल से बताइए। इसे कहते हैं गिवन, ये गिवन है और ये प्रूव्ड है। ये प्रूव्ड पार्ट है, मतलब आप जो प्रूव करने वाले, ये गिवन पार्ट है। तो आ जाइए अब क्या हमारा फ्रेमवर्क रहने वाला है। हमारा फ्रेमवर्क ये लेने वाला है कि यदि ए जो है वो नॉन जीरो है और फील्ड में है, नॉन जीरो भी है मतलब जीरो नहीं है और फील्ड के पास है, तो इसका इनवर्स भी फील्ड के पास होगा फिर। और ये बात कौन से नियम के अनुसार कह रहे हैं हम, F24 के अनुसार कह रहे हैं, जो कहता है कि गुणन प्रतिलोम हर अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान होता है। हर अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम जरूर होता है। तो ए इनवर्स हमारे पास जरूर होगा। अब ए इनवर्स से हम दोनों तरफ संक्रिया करवा देंगे। हमारे दिए गए समीकरण की दोनों तरफ आप ए इनवर्स से संक्रिया करवा लें। ए इनवर्स ए साथ में ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स और ए हमारा 1 बन गया, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। कारण बता दीजिए क्यों हो गया आपके पास ऐसा, क्योंकि ए इनवर्स और ए संक्रिया करके 1 बनाएंगे। नियम अगर बता सकें तो बहुत ही बढ़िया बात है। F24 के अनुसार, F24 कहता है कि जब भी कोई अवयव अपने गुणन प्रतिलोम से गुणन होगा तो वो 1 बनाएगा। x बराबर ए इनवर्स बी, 1 इंटू एक्स x हो गया। नियम बताइए क्यों हो गया। तो नियम नंबर है F23 जो ये कहता है कि एक जो होता है वो गुणन तत्समक होता है, वो किसी से भी गुणा करेगा तो उसमें कोई फर्क नहीं डालेगा। तो ये लीजिए हमारा x का मान, इस समीकरण का हल संभव है। सबसे पहली बात तो समीकरण का हल संभव है, इससे ये बात तो कंफर्म होगी, समीकरण का हल संभव है। अब बात ये है कि क्या ये हल हमारे पास है या नहीं, उसकी बात कर लेते हैं। तो आ जाइए, बड़ा सिंपल सा ही आइडिया है। ए इनवर्स किसके पास है,
एफ के पास। ऊपर चलिए आपको दिखा देता हूं मैं, ए इनवर्स किसके पास है, ए इनवर्स एफ के पास है। बी किसके पास है वो भी बता दीजिए, बी भी एफ के पास है। ए इनवर्स बी एफ के पास है और बी भी एफ के पास है। अगर दो अवयव एफ के पास है, दोनों ही अवयव अगर एफ के पास है, तो उनके गुणन भी एफ के पास होगा। उनकी गुणा करने पर जो बनेगा वो भी एफ के पास होगा। क्यों एफ के पास होगा? कौन सा नियम है? वो है गुणन संवर्त का। गुणन संवर्त कहता है कि अगर दो अवयव फील्ड के पास है तो उसकी गुणा करने पर भी वो फील्ड के पास ही रहेंगे। और ए इनवर्स बी जो है वो तो बेटा एक्स के बराबर है, इसका मतलब एक्स किसके पास है, एफ के पास है। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स बी जो है वो एक्स के बराबर है, इसलिए ए इनवर्स बी की जगह आप एक्स लिख सकते हैं, एक्स एफ के पास है। अतः हल एफ में विद्यमान है, अतः हल एफ में विद्यमान है। तो दो बातें प्रूफ होगी, नंबर एक कि हल विद्यमान है, नंबर दो हल एफ में ही विद्यमान। दोनों बातों में फर्क है बेटा, दोनों बातों में फर्क है। करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए विद्यमान है, दूसरा करोड़ों रुपए आपके पास विद्यमान है। क्या दोनों बातों में फर्क नहीं है? है ना, करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए विद्यमान है, बैंकों में मिल जाएंगे, करोड़ों के अरबों मिल जाएंगे, लेकिन आपके पास है, इससे रात दिन का अंतर है ये नहीं। तो ये दोनों बातों में अंतर है, हल है और हमारे पास है, इन दोनों बातों में अंतर है। तो पहले हिस्से में हमने प्रूफ किया कि हल है, दूसरे हिस्से में प्रूफ किया कि हल हमारे पास है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। हल अद्वितीय, माना समीकरण के दो हल है, माना समीकरण एक के एक्स और वाई दो हल है, कि दो हल संभव है, दो हल संभव है, एक्स तथा वाई। इसलिए जब आप एक्स रखेंगे तब भी समीकरण संतुष्ट होगी और जब आप वाई रखेंगे तब भी समीकरण संतुष्ट होगी, क्योंकि हल होने का मतलब ही यही है कि हल वो होता है जो समीकरण को हमेशा संतुष्ट करता है। हल वो होता है जो समीकरण को संतुष्ट करता है, वरना तो फिर हल होने नहीं होने में क्या फर्क है। हल वही होता है जो समीकरण को संतुष्ट करे, तो जब समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा तो हल किस बात का भाई। ये भी बी के बराबर है, ये भी बी के बराबर है, दोनों को बराबर कर लीजिए। ए एक्स बराबर आ गया ए वाई। क्यों? क्योंकि आर एच एस दोनों का सेम था, इसका भी बी था और इसका भी बी था, तो ए एक्स बराबर ए वाई आ गया। आ गया, कैंसिलेशन का नियम लगा सकते हैं परमे नंबर 1.2 के हिसाब से, ए से ए कैंसिल हो गया, एक्स बराबर वाई। कौन सी परमे लगाई आपने? परमे नंबर 1.2 से, जो कहती है कि अगर निरसन का नियम आप लगा सकते हैं, गुणन निरसन का नियम लगा सकते हैं, लेकिन अवयव शून्य नहीं होना चाहिए। जिससे आप काट रहे हैं, जिसपे आप निरसन का नियम लगा रहे हैं, वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो क्या ए शून्य है? नहीं है। याद दिला देता हूं कि ए जीरो नहीं है, क्योंकि हम जीरो को नहीं काट सकते, जीरो के अलावा हर किसी को काट सकते हैं गुणन में, तो काट दिया, एक्स बराबर वाई आ गया। अतः अद्वितीय हल है, अतः समीकरण का हल अद्वितीय है, अतः समीकरण का हल इकलौता है, समीकरण का हल अद्वितीय है। दो हल इस समीकरण के नहीं है, समीकरण का हल भी है और एफ में ही है और इकलौता है। तीनों ही बातें हमने प्रूफ कर दी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बारीकियां आपको समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा बारीकियों का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमे नंबर 1.9 सीट बेल्ट मान लीजिए, क्योंकि परमे नंबर 1.9 की जो भाषा है वो बड़ी परेशान करती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत काम के परमे है, बहुत काम के परमे, परीक्षा की दृष्टि से भी और समझ की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। परमे कहती है कि यदि ए और बी दो अवयव है जो कि फील्ड के पास है, एफ एक फील्ड है, तो सिद्ध कीजिए। तो ये सिद्ध कीजिए, इसके चार पार्ट है, मैं एक एक करके सबको करवाऊंगा। बड़ी ही प्यारी थ्योरम है, बहुत प्यारी थ्योरम है। पहला रिजल्ट ये कहता है कि अगर यदि आपने कोई अवयव लिया, उसका प्रतिलोम निकाला, योज्य प्रतिलोम निकाला, और उसके बाद दोबारा योज्य प्रतिलोम निकाल लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। यानी ये योज्य प्रतिलोम की जो प्रक्रिया है, इसको अगर आप दो बार दोहरा देते हैं तो आप सेम अवयव पे लौट आते हैं। इसे आप एक दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ए का योज्य प्रतिलोम बी है, तो जब बी का प्रतिलोम निकालेंगे तो वापस क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। समझ रहे बातों को समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब है दो चीजें एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम होती है। अगर आप कह रहे हैं कि ए का योज्य प्रतिलोम बी है, तो जब आप बी को चेक करेंगे तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या आएगा? ए आएगा। ए के लिए बी प्रतिलोम है तो बी के लिए ए प्रतिलोम है। इसीलिए क्या हुआ कि जब आपने दो बार प्रतिलोम निकाला, ए का पहला प्रतिलोम निकाला तो ये आ गया, फिर इसका प्रतिलोम निकाला तो ये वापस आ गया, इसीलिए वापस लौट के आ रहा है। वापस लौट के आने का कारण यही है कि ए का प्रतिलोम बी है तो बी का प्रतिलोम ए।
क्योंकि बी कौन हुआ, बी कौन हुआ, बी ए का प्रतिलोम हुआ। अब फिर आपने क्या निकाला, ये ए कौन है, ये है बी का प्रतिलोम, बी का प्रतिलोम है ना, बी का प्रतिलोम है, बी की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस ए, तो बी की जगह माइनस ए रख दिया, तो ए का प्रतिलोम। धीरे धीरे समझिए इस बात को, धीरे धीरे स्लो मोशन में समझिए, तेजी से मत जाइए। आइए मैं दोबारा ट्राई करता हूं आपके लिए। ये है ए का योज्य प्रतिलोम बी है, योज्य प्रतिलोम बी है, इसका मतलब क्या हुआ, बी कौन हुआ, माइनस ए का प्रतिलोम, ए का योज्य प्रतिलोम कौन हुआ, बी। ठीक है, अब आ जाइए बी की बारी। अगर हम कहें कि ए बी जो है, ए जो है वो बी का प्रतिलोम है, तो माइनस बी बराबर कौन हुआ, माइनस बी बराबर ए हुआ, क्योंकि बी का प्रतिलोम कौन है, ए है। अब आप बी की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस ए, तो बी की जगह माइनस ए रखने पर क्या हुआ, ए के प्रतिलोम का प्रतिलोम क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, आइए इसको भाषा में लिखते हैं, प्रूफ की भाषा में डालते हैं। तभी मैंने कहा था थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। हम जानते हैं फील्ड के अंदर हर अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है, जो भी अवयव होगा उसका योज्य प्रतिलोम जरूर होगा, और उन्हें जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही है, अब आप यहाँ पे दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे, ऐसे जैसे मैंने अभी समझाया था कि ए का प्रतिलोम माइनस ए है, तो माइनस ए का प्रतिलोम कौन हुआ, ए, तो माइनस ए का बेटा प्रतिलोम कौन हुआ, इसका प्रतिलोम, ई भाई को प्रतिलोम कौन हुआ, इको प्रतिलोम, माइनस ए का प्रतिलोम कौन हुआ, ए। सही है, ठीक है, आगे माइनस ए का ये, तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत छोटा सा प्रूफ है, समझ जाइए का प्रूफ है ये कोई लिखने लायक कुछ नहीं है, बस समझने लायक है। जब ए का प्रतिलोम माइनस ए है, तो माइनस ए का प्रतिलोम, माइनस ए ये रहा, माइनस ए का प्रतिलोम कैसे पढ़ा जाएगा इसको, माइनस ए मतलब ए का प्रतिलोम, ए के प्रतिलोम का प्रतिलोम कौन हुआ। और अगर आपको बी की भाषा में लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 0 है, ए प्लस बी बराबर 0 है, इसका मतलब ए का प्रतिलोम बी है तथा बी का प्रतिलोम ए है। ये तो निकल के आया, इसका मतलब ए और बी का जोड़ 0 आया है, इसका मतलब ए का प्रतिलोम बी है और बी का प्रतिलोम ए है। तो अगर मैं ए का प्रतिलोम लिखूं तो क्या होगा, बी, या फिर बी का प्रतिलोम लिखूं तो क्या होगा। अब बस आपको ये जो बी है इसकी जगह आपको मान रख देना है, यहाँ पे बी की जगह आपने मान रख दिया क्या, माइनस ए, बराबर क्या गया ए। ये लीजिए, ये प्रूफ आ गया आपका। जैसे चाहे जिस रूप में चाहे आप प्रूफ कर सकते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, बी पार्ट पे आते हैं, इसी थ्योरम के बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट कहता है कि माइनस ए बी, यानी ए का प्रतिलोम निकाल कर उसे बी से गुणा करवाया जाए, या पहले गुणा करके प्रतिलोम निकाला जाए, या फिर आप ए को तो ऐसे रखें, बी का प्रतिलोम निकाल के गुणा करवाएं। यानी जो प्रतिलोम निकालने वाली चीज है, ये गुणा और प्रतिलोम, आप पहले कोई भी काम कर सकते हैं। अगर आप प्रतिलोम पहले निकालते हैं, गुणा बाद में करते हैं, तो देखिए यहाँ आपने क्या किया, ए का प्रतिलोम पहले निकाला, बी से गुणा बाद में की, यहाँ आपने पहले गुणा की फिर प्रतिलोम निकाला, यहाँ आपने बी का प्रतिलोम पहले निकाला फिर गुणा की। तो यहाँ गुणा पहले कर रहे हैं, कभी प्रतिलोम पहले निकाल रहे हैं, तो ये गुणा और प्रतिलोम वाली जो चीजें हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल है, आपस में अदला बदली की जा सकती है, कभी पहले आप ये कर लो फिर ये आप ये कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम के अंदर। ठीक है, आइए देखिए प्रूफ। हम जानते हैं कि माइनस ए में ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, दोनों तरफ बी से गुणा कर दीजिए, बी से गुणन कर दिया। बता देता हूँ ये बात हमने कहाँ से लिखी है, ये हमारा जो नियम है ये F14 का नियम है, जो कहता है कि हर अवयव का योज्य प्रतिलोम होता है और उनका जोड़ 0 आता है। ठीक है, बंटनता के नियम से मैं इसको खोल सकता हूँ, और ये परमी नंबर 0 इंटू बी परमी नंबर 1.3 के अनुसार लिख सकता हूँ। तो पहले तो मैंने बंटनता लगाई है, 3 लगाई है मैंने, दाई बंटनता का इस्तेमाल किया, दाई बंटनता का इस्तेमाल किया, और फिर मैंने परमी नंबर 1.3 काम में लिए, जो कहती है कि a इंटू 0, जब भी आप 0 से गुणा करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इन दोनों का जोड़ बेटा 0 आ रहा है, इसका जोड़ ये भाई प्लस ये भाई बराबर 0, और 0 तभी आता है जब
एक अवयव दूसरे का प्रतिलोम हो, यानी इसका प्रतिलोम ये है या इसका प्रतिलोम ये है। तो इससे क्या मतलब निकला, इससे ये मतलब निकला कि ए बी जो भाई है, अगर मैं ए बी लेके चल रहा हूँ, ए बी भाई साहब का प्रतिलोम, ए बी भाई साहब का प्रतिलोम कौन है, ये। क्योंकि जोड़ अगर जीरो आया है तो एक दूसरे के प्रतिलोम है। फिर से याद दिला देता हूँ, साफ नियम है कि अगर x प्लस वाई बराबर जीरो है, अगर x प्लस वाई बराबर जीरो है तो या तो x का प्रतिलोम y है, अरे या फिर इसको सेम बात को, सेम बात, यही लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका अलग अलग है कि y का प्रतिलोम x, x का प्रतिलोम y है या y का प्रतिलोम x। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम है, क्योंकि जीरो है, जीरो सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है जब अवयव से उसका प्रतिलोम टकराए, यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हो तो ही जीरो आता है। इसका मतलब ए बी भाई साहब का प्रतिलोम, ए बी भाई साहब का प्रतिलोम कौन है, ये। यही हमें प्रूफ करना है, एक हिस्सा तो आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को ले लीजिए, इस बार आप बी से स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको माइनस का चिन्ह बी के साथ लाना है। बी के साथ कर लीजिए बराबर जीरो, ए से गुणा कर लीजिएगा, दोनों तरफ ए से गुणा करने पर, और इस तरफ आएगा ए इंटू जीरो, ए इंटू जीरो जीरो, ब्रैकेट्स खोलने पर ये जीरो। अब इस लाइन से क्या निकला कि ए बी का प्रतिलोम कौन है, ए माइनस बी। तो आप इक्वेशन 1 और 2 नंबर दे दीजिए। इक्वेशन 1 कहती है कि ए बी का प्रतिलोम ये है, इक्वेशन 2 कहती है, अरे भाई 2 यहाँ, सॉरी ये गड़बड़ होगी, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 2 है। तो भाई ए बी का प्रतिलोम, ए बी का प्रतिलोम ए माइनस बी भी है, और ए बी का प्रतिलोम माइनस ए बी भी है। ये लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था कि माइनस ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए हमारे गणित के अंदर माइनस ए बी को ए इंटू माइनस बी या माइनस ए इंटू बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा रियल नंबर फील्ड होता है, फील्ड पे ये बातें सत्य होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ समझने लायक बात ये है, यहाँ जानने लायक बात ये है कि जब भी फील्ड बनेगा ये बातें सही होगी। ये सिर्फ आपके रियल नंबर के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके रियल नंबर के लिए नहीं है, ये जो भी फील्ड बनाएगा, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी फील्ड बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी ये बातें सत्य है। जो भाई साहब फील्ड बनाएगा, जो भाई साहब फील्ड बनाएगा उन सब पे ये बातें सत्य होंगी, है ना। रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक एक एग्जांपल है बेटा, बड़े बड़े स्पेस है हमारे पास, बहुत बहुत स्पेस है, ठीक है। जैसे वेक्टर है, सदिश है, सदिशों का एक क्षेत्र होता है, मैट्रिक्सों का होता है, बहुपदों का होता है, ऐसे ना जाने हमारे पास कितने कितने क्षेत्र है। तो हम जो बना रहे हैं वो क्षेत्रों के लिए बना रहे हैं, जहां भी क्षेत्र बनेगा, जब भी क्षेत्र बनेगा ये बातें सत्य होंगी, जब भी क्षेत्र बनेगा ये बातें सत्य होंगी, आपको ये समझना होगा। चलिए आ जाइए सी पार्ट पे। सी पार्ट पे, सी पार्ट तो यही कह रहा है, अगर ए का प्रतिलोम पहले निकाल लिया, बी का प्रतिलोम निकाल लिया, फिर गुणा किया, प्रतिलोम निकाल के गुणा की या सीधी गुणा की बराबर बात आएगी। दो प्रतिलोम की गुणा करो या दोनों अवयवों की गुणा करो, ये बराबर बात है। मतलब जिसे आप सरल भाषा में बोलते हैं माइनस ए माइनस बी बराबर प्लस ए बी, तो ये वही नियम है। तो दोनों के प्रतिलोम निकाल कर गुणा कीजिए या सीधी गुणा कीजिए, ये बराबर रिजल्ट देगा। तो इसे प्रूफ करने के लिए अभी हमने जो बी पार्ट में प्रूफ किया है उसी का इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने जो बी पार्ट में प्रूफ किया है वो है हमारा ए माइनस बी बराबर माइनस ए बी, ये भी हमने प्रूफ किया था इसी प्रमेय के बी पार्ट में, प्रमेय नंबर 1.9 के बी पार्ट में, उसी का इस्तेमाल करें ए के स्थान पर माइनस ए रखने पर, क्योंकि ये बात तो सबके लिए सही है, सबके लिए सही है, तो कुछ भी रख सकते हैं, है ना। जैसे द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय तो सबके लिए सही है, तो द्विपद प्रमेय में एक्स और वाई की जगह 2 5 8 15 कोई भी संख्या रख लो, क्या फर्क पड़ता है ना। या उसकी जगह माइनस रख दिया जाए तो भी वो भी काम करेगी। तो ए के स्थान पर माइनस ए लेने पर, ऐसा करने पर क्या होगा, तो जो ए है उसकी जगह आप माइनस ए लिख रहे हैं, तो ये हो गया माइनस ए, माइनस का बी, माइनस माइनस ए और बी। अभी आप इसी प्रमेय के पहले पार्ट में ये बात प्रूफ करके आए कि माइनस माइनस ए होता है। इसी प्रमेय के फर्स्ट पार्ट में, सेम प्रमेय में अभी आप ये प्रूफ करके आए हैं कि जो माइनस 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 ए होता है वो ए, क्योंकि किस कारण से, इसी प्रमेय का 1.9 का जो ए पार्ट था उसमें हमने ये बात प्रूफ की थी कि माइनस माइनस ए बराबर ए होता है, उससे ये बात लिख दी। तो माइनस ए माइनस बी बराबर ए बी, ये प्रमेय का प्रूफ हो गया।
तो चलिए लास्ट पार्ट और निपटा देते हैं, डी पार्ट, जो कि छोटा सा ही है। वो कह रहा है अगर ए 0 नहीं है, ए जो है वो कोई 0 नहीं है, तो ए का गुणन प्रतिलोम निकालकर दोबारा गुणन प्रतिलोम निकाला जाए तो ए ही निकल आएगा। अरे भाई ये तो वही बात हो गई, प्रतिलोम का प्रतिलोम वापस वही अवयव होता है, तो सिंपल बात है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सिंपल है। कैसे? यदि ए कोई अवयव है जो कि 0 नहीं है, फील्ड के पास है, तो ए इनवर्स उसका जरूर विद्यमान होगा, और वो भी एफ के पास होगा, नियम नंबर F24 के अनुसार, जो कहता है कि गुणन प्रतिलोम होता है प्रत्येक अशून्य अवयव का, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो उसका गुणन प्रतिलोम जरूर होगा, तो होगा। अब हम जानते हैं कि अगर गुणन प्रतिलोम है तो ए को ए इनवर्स से संक्रिया करने पर हमारे पास 1 आएगा, या फिर ए इनवर्स को ए से करूं तो 1 आएगा। अब आप सोचिए, क्या सोचिए कि अगर दो अवयव गुणा करके एक लाते हैं तो इसका मतलब है कि एक अवयव दूसरे का गुणन प्रतिलोम है। मतलब इस लाइन का मतलब ये निकला कि ए का गुणन प्रतिलोम बी है तथा बी का गुणन प्रतिलोम ए है। बेटा प्रतिलोम दोनों होते हैं एक दूसरे के, ए बी का प्रतिलोम है, बी ए का प्रतिलोम है, तो ए का गुणन प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में तो आगे माइनस लगाते हैं, गुणन प्रतिलोम में -1 लिखते हैं, तो ए का गुणन प्रतिलोम कौन हुआ? बी। या फिर बी ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का गुणन प्रतिलोम कौन हुआ? ए। तो अब आप बी की जगह क्या लिख सकते हैं? बी की जगह ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो बी की जगह जैसे आप ए इनवर्स लिखेंगे, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर ए। आगे चाहे तो आप ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, या चाहे यहां से भी ए का इनवर्स ए हो गया, तो जो कि क्या दर्शाता है? जो ये दर्शाता है कि ये इसका प्रतिलोम है और ये इसका प्रतिलोम है, तो ये दोनों एक दूसरे का प्रतिलोम है। तो अगर मैं ए इनवर्स का प्रतिलोम की बात करें, मतलब मैं ये कहूंगी इसका गुणन प्रतिलोम कौन हुआ? जवाब है ए हुआ। ए का प्रतिलोम ये है, तो इसका प्रतिलोम कौन है? इसका प्रतिलोम ए है, तो ए इनवर्स का इनवर्स कौन है? ए। ये लीजिए प्रूफ हो गया। तो ये हमारी चारों पार्ट प्रूफ हो गए। तो ये टोटल 1.9 तक की जो परमें थी, 9 परमें, ये हमने कंप्लीट कर दी। ये फील्ड पे आधारित थी, रिपीट कर रहा हूँ, ये फील्ड पे आधारित थी कि फील्ड में क्या क्या होता है, फील्ड में ये सब कुछ होता है, इसके बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।